ये स्टूडेंट्स आज फिर आज 10th क्लास के लिए और 10th क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रकाश क्या होता है यानी वर्स लाइट, और पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे। ठीक है, फिर हमने इसमें मिरर, इमेज मतलब दर्पण और प्रतिबिंब के बारे में बात, फिर उनकी स्थितियां पढ़ी थी। ठीक है, आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रकाश का, यानी कि इस चैप्टर से आगे का टॉपिक है। ठीक है, और टॉपिक आगे बढ़ने वाले सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करने वाले हैं और प्रकाश के अपवर्तन के स्टार्ट करने के लिए हमने पहले पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ा था पहले? प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब कोई प्रकाश कण किसी माध्यम से आती है और किसी चिकने संपर्क पर टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला? प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन में यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो आपकी लाइट रे है यानी प्रकाश किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम में एंट्री करेगी। तब ऐसा क्या होगा? तब ऐसा हमारा क्या होता है इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखते क्या होता है ऐसा। ठीक है, देखो ऐसे क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास में एक दो माध्यम है, ऊपर क्या है? आपकी हवा है और नीचे क्या है? आपका पानी। ठीक है, ये आपका पहला माध्यम और ये क्या आपका दूसरा माध्यम। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक लाइट सोर्स है यानी क्या है? सूरज। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रकाश स्रोत है। ठीक है, अब अगर ये प्रकाश स्रोत है तो यहाँ से क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रकाश बनाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो आपका ये है ये कोई एक्सिस नहीं है, ये क्या है? ये केवल वो सतह है जहाँ से पहला माध्यम दूसरे माध्यम में चेंज होता है। यहाँ तक भी हवा थी, उसके बाद में क्या है हमारा? पानी आ गया। नीचे क्या हमारा? ये। ठीक है, तो नीचे हमारा इसमें पानी है और ऊपर क्या है हमारे इसमें हवा है। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है जब कोई प्रकाश कण पहले माध्यम में जाती है। मान लीजिए ये आपका एक नॉर्मल है। क्या है आपका? नॉर्मल यानी क्या है? अभी ठीक है, प्रकाशित स्रोत से प्रकाश किरण आई ऐसे। ठीक है, ये आई ऐसे बस में सीधा, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी रेखा में जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है वास्तव में? इसका रास्ता क्या है? वास्तव में इसका रास्ता ये है यानी इसे जो है अपने गुण के अनुसार ऐसे चलना चाहिए यानी कि सीधे रास्ते से चाहिए। लेकिन ये ऐसा नजर क्या होती है? या तो अपने रास्ते से भटक जाएगी, या अपने रास्ते से भटक जाएगी, या तो इधर को हो जाएगी या इधर को हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इधर हो गया या इधर हो गया रास्ता। ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज दिखाई देती है, अगर ये हमारा अभिलंब है तो एक अभिलंब में क्या हो रहा है कि अगर प्रकाश किरण इस अपने असली रास्ते से इधर आ रही है तो अभिलंब के पास को आ रही है, अगर ये इधर जाए तो अभिलंब से दूर है। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है? प्रकाश के अपवर्तन के अंदर। तो हम यहाँ से प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे नोट कर सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने रास्ते से भटक जाती है या विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गई? तो जब एक लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंट्री कर देती है वो अपना वे लॉस कर देती है यानी कि या तो वो अभिलंब मतलब नॉर्मल के पास होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आ गई? अब इसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसे? आपतित किरण। ठीक है, इसे बोलते हैं दोनों को अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये जो हमारा वही अभिलंब बिंदु है, क्या है? अभिलंब। ये हमारा अभिलंब। ठीक है, तो ये क्या था? प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन समझ चुके हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आपको देखने में काम मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे फिर पढ़ेंगे क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमारे पास में क्या होता है? जैसे कि आप क्या करिए, गिलास लीजिए, गिलास में वाटर भरिए। जब आप गिलास में वाटर भरेंगे तो जब आप गिलास में देखोगे तो क्या होगा? गिलास में आपको ऐसा लगेगा, जो गिलास की तली है वो आपको उभरा दिखाई देगी। होता है ऐसा? आप सभी बच्चे अभी भी कर सकते हैं। आप क्या लेंगे? एक वाटर, आप गिलास लीजिए,
गिलास में पानी भरिए और पानी भरने के बाद में आप उसकी तली को देखें तो आपको तली जो पहले की अपेक्षा ऊपर उठी दिखाई देगी। किस वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। आप किसी ड्राम में एक स्टिक डालिए, स्टिक आपको पहले के आकार से बड़ी दिखाई देगी और आपको इसका रास्ता भी हल्का सा चेंज मिलेगा। इसका कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। आप किसी गिलास के अंदर 5 रुपए सिक्का डालिए और आप उसके वास्तविक आकार से पानी के अंदर बड़ा आकार पाओगे। किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो ये बहुत सारे हमारे पास में एग्जाम्पल होते हैं जो प्रकाश के अपवर्तन में हमारे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब पढ़ते हैं क्यों, रीजन हम पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसा होता है क्योंकि जब हमने प्रकाश का गुण पढ़ा था, प्रकाश के गुण मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, एक मेरे याद है आपको भी याद होगा, तो मैंने गुण लिखवाया था। उस गुण में मैंने लिखवाया था आपको, किसके बारे में मैंने बताया था आपको कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है और यही कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है, अगर प्रकाशीय किरण के माध्यम में चाल अलग, मतलब हर माध्यम में चाल अलग अलग ना हो तो प्रकाश का अपवर्तन होना इम्पॉसिबल है। तो ये कब पॉसिबल है? जब प्रकाश की किरण अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, बात में आ गई। तो ये क्या नाम प्रकाश का अपवर्तन था, मैंने आपको परिभाषा दिखाई दी, आपको चित्र बनाना ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद में अब हम पहले परिभाषा लिखेंगे और तब हम इस डायग्राम को बनाएंगे। तो मैं एक बार फिर रिवाइज करूं प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। या तो वो अपवर्तन के बाद में अभिलंब से दूर हट जाएगी या अभिलंब के पास को आएगी। ठीक है, बात समझ गया तक। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या कंडीशन होगी। आपको क्वेश्चन बनता है सर हमें बताइए कि अभी तो अपनी ये अपवर्तन किरण ये अभिलंब के पास को कब आएगी और अभिलंब से दूर कब आएगी। क्वेश्चन बनता है, जारी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है कि सर आपने बता दिया कि ये अपने रास्ते से भटकेगी, या तो अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब के पास होगी, लेकिन हमें ये बताइए कि ऐसा किस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कंडीशन पढ़ेंगे माध्यम के बारे में। तो हमारे माध्यम दो तरह के होते हैं। पहला माध्यम होता है ना सघन, सॉरी विरल माध्यम। क्या होता है? विरल माध्यम। पहला माध्यम क्या होता है हमारा? विरल माध्यम, यानी कि रेयर मीडियम। क्या होता है हमारा? रेयर मीडियम होता है। ठीक है, अब रेयर मीडियम होता है क्या है? एक होता है हमारा सेकंड डेंसर मीडियम, यानी कि सघन माध्यम। दूसरा माध्यम क्या होता है हमारा? डेंसर मीडियम। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, डेंसर मीडियम के बारे में ध्यान से स्टडी करेंगे। डेंसर मीडियम, ठीक है, तो ये हमारा डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम है, सघन माध्यम है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो विरल माध्यम होता है हल्का माध्यम और सघन माध्यम होता है भारी माध्यम। आप कंपेयर करते हैं पानी और जल में, सॉरी पानी और हवा में कौन भारी है? पानी भारी है, हवा हल्की है। पेट्रोल और पानी में कौन भारी है? पेट्रोल हल्का है और पानी भारी है। डीजल पेट्रोल में कौन भारी है? पेट्रोल हल्का है और डीजल भारी है। यानी कि आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कौन हल्का माध्यम है, कौन भारी माध्यम है। यानी हम हल्के माध्यम क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं, भारी माध्यम क्या बोलते हैं? सघन माध्यम बोलते हैं। अगर हम इनकी परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें? परिभाषा की बात करें तो विरल माध्यम होता है क्या? सभी बच्चे परिभाषा नोट करेंगे। जब कोई किरण, प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अगर यदि अपवर्तन के बाद वह अभिलंब के पास को आती है, यदि अपवर्तन के बाद वह अभिलंब के पास को आती है, तब दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहलाता है। देखो ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास में हम क्या कर रहे हैं? दो माध्यम में फर्स्ट और सेकंड। अब ये हमारा नॉर्मल है, प्रकाश किरण आई ऐसे और अपवर्तन के बाद में वो कहाँ गई? अभिलंब के पास पर गई। तब जो हमारा सेकंड माध्यम होगा वो क्या होगा? सघन माध्यम होगा। क्या होगा? सघन माध्यम होगा। और पहला माध्यम क्या होगा हमारा? विरल माध्यम। ठीक है, बात समझ आ गई? पहला माध्यम विरल माध्यम होगा, दूसरा माध्यम सघन माध्यम होगा। कब? जब प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के पास को आती है। ठीक है, तो पहला माध्यम विरल माध्यम, दूसरा माध्यम सघन माध्यम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सघन माध्यम, सॉरी आप करते हैं इसके बाद में विरल माध्यम के बारे में बात करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण, नोट करना आप सभी, जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है, तब दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, यानी तब जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करेगी तो यदि वह अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हटती है
तो हम कहेंगे कि दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम। ठीक है, तो कैसे, मान लीजिए मेरे पास में एक फर्स्ट माध्यम, मीडियम और सेकंड मीडियम। ये क्या है, अभिलंब है, प्रकाश का ऐसे ही वास्तविक रास्ता से कौन सा, ये वाला है। ठीक है, लेकिन अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, ये अभिलंब से दूर है, काफी अभिलंब से दूर होगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेकंड माध्यम है वो कौन सा है, विरल माध्यम। कौन सा है, विरल माध्यम। और फर्स्ट कौन सा हमारा, सरल। ठीक है, बात समझेंगे तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कौन सा माध्यम विरल, कौन सा माध्यम सरल। ठीक है, बात समझ आते हैं। किसी बच्चे को देखकर अगर कोई दिक्कत हो तो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8430335235। इस पे आप व्हाट्सएप पे अपना जो भी आपको कंप्लेन है वो करेंगे, या जो भी आपको समझ में नहीं आता वो भी करेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और पूरा वीडियो देखा करो। ठीक है, चैनल पे जाएगा आपको। अब देखो इसके बाद ये हमारा हो गया प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन नियम, प्रकाश के अपवर्तन के, ठीक है, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ इससे पहले पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम में, प्रकाश के परावर्तन के नियम में भैया भैया हेलो हेलो भैया भाई बंद कर दो। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो इसमें मैंने आपको पहला नियम पढ़ाया, मतलब आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम में अगर याद हो कुछ तो उसमें पहला नियम क्या था, आपतित किरण, अभिलंब बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थिर होते हैं। ये हमने पढ़ा था। बिल्कुल पहले नियम यहाँ पर भी फॉलो करता है। पहला नियम क्या था इसमें, पहला नियम होता है प्रकाश की किरण, अभिलंब बिंदु और अपवर्तित किरण तीनों कहां पर लाई करेंगे, हमेशा एक ही तल पर लाई करेंगे। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मीडियम, ये आपका सेकंड मीडियम, ये नॉर्मल प्रकाश किरण ऐसे आई और ऐसे होगी या ऐसे होगी। तो अभिलंब बिंदु, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों कहां से चल रहे हैं, एक ही बिंदु हो रहे हैं। तो ये हमेशा कहां लाई करेंगे, एक ही बिंदु पर स्थिर होते। ठीक है, इसके बाद में हम बात करने वाले इसके बारे में सेकंड नियम, बहुत इंपोर्टेंट नियम है सेकंड नियम। ठीक है, बहुत कम आएगा। सेकंड नियम क्या होता है, हमने फर्स्ट नियम पढ़ लिया, हमने फर्स्ट नियम पढ़ लिया। फर्स्ट नियम क्या था कि जब आपतित किरण, अभिलंब बिंदु और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थिर होते हैं। लेकिन दूसरे नियम देखो, दूसरा नियम, दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी हम कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट नियम है ये। और इंपोर्टेंट नियम में क्या है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ इतना होता है कि जब कोई प्रकाश आपतित किरण होती है, क्या होती है, कोई आपतित किरण होती है तो अभिलंब के सॉरी जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करती है, जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करती है, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्या होता है, पहले माध्यम में कोण जो भी है दूसरे माध्यम कोण वही रहेगा। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन में कि आपका आपतित कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक दूसरे नियम क्या कहता है, दूसरे नियम ये कहता है इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस नियम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या, और ज्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में साइन को, इसे बोलते हैं साइन को। अगर आप थोड़ा सा मैथ पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आप साइन के बारे में, जो मैथ के बच्चे हैं उनके लिए आसान रहेगा साइन और कोस क्या होता है, लेकिन जो आपके आर्ट साइड से बच्चे उनके लिए मैं बता दूं, ठीक है, साइन आता है, एक साइन सिंबल होता है SIN, ठीक है, बोलते हैं ज्या, बोलते हैं ज्या। मैथमेटिक्स में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो साइन होता क्या है, साइन होता है कि मतलब आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और यही हमारा स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है,
बस मैंने लिखते से नोट कर लिया। तो होता क्या है देखो, मान लीजिए मेरे पास में ये एक क्रस्ट है, मतलब फर्स्ट मीडियम है, तो ये क्या है सेकंड मीडियम। तो ये क्रस्ट ऐसे और ऐसे भी या फिर ऐसे, या तो कौन आपका आर यहाँ बनेगा या कौन आपका आर यहाँ बनेगा, यहाँ तो आपका आई सेम रहना है। ठीक है, तो देखो आई का मान फिक्स रहेगा दो कंडीशन के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आर का मान चेंज हो रहा है। आर का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आर का मान क्यों चेंज हो रहा है, ये हम थोड़ा पढ़ने के रूप में प्रकाश के चार माध्यम अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई। इसके बाद ध्यान से अब इसमें के नियम आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि एक कंडीशन के लिए तो आर आपका ये वाला है, उसी कंडीशन के लिए आर आपका ये वाला है। तो आई तो सेम है लेकिन दोनों के लिए क्या है अलग अलग। इसका मतलब क्या है कि आर और आर आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें के नियम क्या कहता है, ये जो कहता है इसमें नियम उसने ये बताया था कि जब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है नियतांक। क्या होता है नियतांक। और आगे चलकर इस नियतांक पढ़ेंगे हम एन के बारे में, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है एन होता है। ठीक है, तो ये n क्या होता है, ये वही डिटेल है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये हमारा क्या था, इसमें का नियम था जो आप पढ़ चुके हैं नियम के बारे में भी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा दिया, हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़े, डायग्राम पढ़ा। रीजन क्या होता है, रीजन भी लिखे ना, रीजन क्या होता है प्रकाश की अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल का होना। ठीक है, इसके बाद देखो फिर हमने अपवर्तन नियम पढ़ा, इसमें फर्स्ट नियम सेकंड नियम के बारे में हमने। अब हम सीखते हैं इस n के बारे में कि ये n आफत क्या है। ठीक है, ये हमारी आफत है क्या। इस n को हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। तो इस n का नाम होता है अपवर्तनांक। ठीक है, इसका नाम अपवर्तनांक। ठीक है, इसका नाम क्या होता है हमारा अपवर्तनांक। इसका नाम होता है पढ़ने वाले से बारे में, यानी इसका नाम क्या है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आसान है, बहुत इजी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इतना ज्यादा इजी है कि बहुत आराम से याद हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था प्रकाश का अपवर्तन किस पर बेस क्यों होता है, प्रकाश के अलग और अलग माध्यम में चाल होना। तो यहाँ आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हवा है, यहाँ पानी है, तो इस माध्यम में चाल अलग है और इस माध्यम में चाल अलग है। दिख रहा है ना सब। ठीक है, इस माध्यम में चाल अलग है, इस माध्यम में चाल अलग है, यानी पहले माध्यम में चाल अलग, दूसरे माध्यम में चाल अलग। और प्रकाश के अलग अलग माध्यम में चालों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है हमारा v1 बटे v2। परिभाषा नोट करो, परिभाषा क्या होती है, प्रकाश के अलग अलग माध्यम में चाल के अनुपात को, या प्रकाश के पहले माध्यम में चाल के अनुपात, प्रकाश के पहले माध्यम में चाल तथा प्रकाश की दूसरी माध्यम में चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में v1 पहले माध्यम में चाल, पहले माध्यम में चाल, प्रकाश की क्या है चाल, और अपवर्तन में v2 क्या हमारा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे अपवर्तनांक, जो आपने पढ़ लिया चुकी है। ठीक है, ये कहते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक को, मतलब था ये अपवर्तनांक क्या होता है, बहुत आता है एग्जाम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में हम इसकी थोड़े से डेफिनेशन दिखाएंगे, इंग्लिश में दिखाएंगे क्या होता है, द रेशियो बिटवीन द रेशियो ऑफ लाइट इन टू मीडियम, फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल सी परिभाषा बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल से देखिए, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन दो माध्यम में बेस है, तो पहले माध्यम प्रकाश चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, नाउ आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में इसका एक और नाम आता है, उसे बोलते हैं क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं उसे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। आवाज साफ आ रही ना, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक।
बच्चों आपको कहीं भी कोई लग रहा है कि आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो सीधा कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं थोड़ा सा और कोशिश करूंगा अच्छी से आवाज आए। और अगर आपको कहीं राइटिंग समझ आए तो राइटिंग भी आप मुझे बताएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, लेकिन वीडियो को पहले सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जब मैं आपको नई वीडियो आपके लिए अपलोड किया करूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन हो जाएगा। और नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करोगे, जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो उसके बराबर में एक बेल आइकन होता है, उसे दबाना है, उस पर ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड डालूंगा आपके लिए तो आपको वो आपके फोन पर तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा उसके लिए, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, हमने अपवर्तनांक में क्या पढ़ा था, पहले माध्यम में चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाशीय चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या फर्क है, केवल ये फर्क आएगा कि जो पहला माध्यम है वो हमारा बिल्कुल फिक्स होगा, पहला माध्यम क्या होगा, फिक्स होगा। यहाँ पर पहला माध्यम फिक्स नहीं है, यहाँ पर पहला दूसरा माध्यम कुछ भी ले सकते हैं, बट निरपेक्ष अपवर्तनांक का पहला माध्यम बिल्कुल फिक्स होगा, जो कि पहला माध्यम होगा ए, क्या होगा, क्या सी सी होता है प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल, ठीक है। तो ये क्या हमारे प्रकाश की निर्वात में चाल है, प्रकाश की निर्वात में चाल और बटे प्रकाश की माध्यम में चाल, प्रकाश की माध्यम में चाल, ठीक है। तो सारे बच्चे परिभाषा नोट करेंगे ध्यान से। परिभाषा में आपको फिर भेज रहा हूं, परिभाषा क्या होती है, प्रकाश की वायु में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, इसलिए हमसे दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा फर्स्ट मीडियम जो बिल्कुल फिक्स रहता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चन सॉल्यूशन आता है, n बराबर c अपॉन v पे आपके लिए हर बार क्या आएगा, क्वेश्चन, ठीक है। बात में आगे एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देखो ध्यान से, अगर आपने नोट कर लिया तो कनेक्ट कर चले आगे, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। परिभाषा आगे आपको लिखनी है, मैं परिभाषा को बोलता हूँ, आप परिभाषा को वापस जीवन करके आप सुन सकते हैं और लिख सकते हो बहुत ध्यान से, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, इसको न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है इसको, चाहे वो आपका ऑप्शन है, चाहे वो आपका कैसा है या डेरिवेशन है, ठीक है। तो हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है इसके अंदर से, मैं आपको बताऊँ उसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन एग्जाम्पल मैं उसको बता रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लिखना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखना पहले। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड तथा जल का अपवर्तनांक 1.33 है, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तब प्रकाश के माध्यम में चाल ज्ञात कीजिए, तब प्रकाश के माध्यम में चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको देखूं दिया हुआ है, गिवन है मेरे पास में आपका c इक्वल टू कितना है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये बच्चों याद रखना, नोट कर लेना, प्रकाश की वायु चाल हमेशा कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। दिखाते किससे, c से दिखाते हैं। इसके बाद में हमें दिया हुआ है जल का अपवर्तनांक, यानी कि n वाटर कितना दिया हुआ है, 1.33। तो हमें निकालनी स्पीड किसकी, वाटर की स्पीड निकालनी, कि वाटर में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू c अपॉन v होता है, ठीक है। c का मान कितना है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। v का मान हमें निकालना है, n का मान कितना है, 1.33 बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और अपॉन v कितना है हमारा, ज्ञात है। v पहुंच जाएगा यहाँ पर इसकी जगह, और यह जाएगा इसके लिए, आपस में क्या लेंगे, चेंज लेंगे। तो v बराबर कितना आएगा, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, बटे में कितना जाएगा, 1.3। और जब आप इससे भाग करोगे कितना आएगा, लगभग ये आएगा आपका 2.26 गुणा 10 की पावर 8 मीटर, 2.26 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है।
बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन बहुत आता है इस पे, और इस तरह क्वेश्चन आता है या तो आपको अपवर्तनांक दिया होगा और प्रकाश के माध्यम में चाल पूछेगा, या फिर आपको प्रकाश के माध्यम में चाल दी भी होगी और प्रकाश की ऊर्जा आपको याद होनी चाहिए, तब हमें आपको n का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो नोट कर लेंगे सारे बच्चे इसे, कर लो सारे बच्चे नोट इसे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके यूजेस के बारे में कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है प्रकाश का अपवर्तन, और हम आज कहाँ पे इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ने वाले लेंस के बारे में, इसके बारे में ध्यान दें, लेंस के बारे में। तो सभी बच्चे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बीच में वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर आपको नोट्स बनाना है। नोट्स तो बनाने वाला में चेक करो नोट्स अपने आपके स्कूल मिल जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे अलग से वीडियो देख रहे हैं तो वो भी अपनी हेल्प के लिए नोट बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, और मैं केवल वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नेक्स्ट नहीं पढ़ता। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ने वाले इसके बारे में, लेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, इसके बारे में लेंस के बारे में स्टडी करने वाले, जो कि इस चैप्टर का एक मेन टॉपिक है। ठीक है, तो लेंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है हमारा, गोलीय लेंस। दैट मींस स्फेरिकल मिरर। ठीक है, लेंस बहुत तरह के होते हैं, लेंस हमारे बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि द्वितल लेंस, उभयोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमें 10th क्लास में केवल दो ही पढ़ने हैं और तीसरे को में हाथ भी नहीं लगाना है। और दो कौन कौन से हमारे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बाकी हमें किसी को नहीं देखना, क्योंकि एग्जाम में नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। ठीक है, जो एग्जाम में नहीं आएगा उसको प्रेशर कर डालते हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको बहुत तरह के होते हैं जो हमें यूज होते हैं। ठीक है, बात में अभी अब हम दो लेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम लेंस की परिभाषा लिखेंगे। लेंस होता है, लेंस हमारा होता है, लेंस होता है, लेंस की परिभाषा में बता बच्चे लिखेंगे। लेंस क्या होता है, लेंस होता है हमारा दो अपवर्तक एवं पारदर्शी, दो अपवर्तक एवं पारदर्शी पृष्ठों से घिरी आकृति को लेंस है। ठीक है, अपवर्तक बोला यानी क्या होगा, अपवर्तन होने वाला, यानी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली है। और पारदर्शी मतलब क्या है, पार निकल जाना। अपारदर्शी मतलब पार नहीं निकलना, पारदर्शी मतलब यानी ट्रांसपेरेंट क्यों ना है, ये किरण पार जाए। ठीक है, लेंस क्या होता है, लेंस आपका होता है, लेंस आपका दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति होती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लेंस। बात समझ आई। अब वो आपका चाहे एक समतल पृष्ठ हो, एक उत्तल, चाहे दोनों उत्तल हो, चाहे दोनों अवतल हो, चाहे दोनों आपका एक उत्तल एक अवतल हो। ठीक है, तो यहाँ पे कई तरह के उसके, लेकिन हमें यहाँ पे दो ही पढ़ने, कौन से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंस के प्रकार पढ़ने वाले, लेंस के प्रकार यहाँ पर 10th क्लास के लेंस के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेंस के प्रकार हम पढ़ेंगे, लेंस के प्रकार टाइप्स ऑफ लेंस में, टाइप्स ऑफ लेंस में हम क्या स्टडी करेंगे, हम स्टडी करने वाले हैं इसके बारे में, उत्तल लेंस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। उत्तल लेंस और यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, और सेकंड क्या है हमारा, अवतल लेंस। और इस अवतल लेंस को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, बात समझ। दोनों को पहले समझ लेते, दोनों होते क्या है, परिभाषा में बोल रहा हूँ। उत्तल लेंस से वैसे परिभाषा देखेंगे, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, होता क्या है, अगर मैं आपको एक सिंपल और एक सिंपल भाषा में बताऊं तो उत्तल लेंस क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो लेंस किनारों से पतले होंगे और बीच से मोटे होते हैं उन्हें बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं उन्हें, उत्तल लेंस। ठीक है, ऐसे लेंस जो किनारों से कैसे होते हैं, पतले होते हैं, यहाँ से कैसे पतले हैं बिल्कुल, यहाँ से कैसे मोटे। ठीक है, तो ऐसे लेंस को बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या लेंगे, ऐसे लेंस जो किनारों से पतले होते हैं और बीच से मोटे होते हैं, वे लेंस हमारे उत्तल लेंस कहलाते हैं। क्लियर। इसके बाद में सेकंड है हमारा, यहाँ पर फर्स्ट हो गया, ये होगा सेकंड। सेकंड में क्या आएगा आपका, अवतल लेंस के बारे में दिख रहा है, यहाँ थिकनेस आपकी ये है और यहाँ थिकनेस आपकी ये है, तो कम बढ़ती हो रही है, यानी ऐसे लेंस जो किनारों से मोटे होते हैं और बीच से पतले होते हैं, हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस को। क्या बोलते हैं हमें, अवतल लेंस। ठीक है, हमें क्या बोलते हैं, अवतल लेंस में हम बोलते हैं। ठीक है, और
उत्तल लेंस का एक और नाम होता है हमारा, ठीक है, उत्तल लेंस का एक नाम होता है हमारा अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का एक नाम और होता है अभिसारी लेंस, ठीक है, उसको होता है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, ठीक है, ये अभिसारी अपसारी क्या होता है? अभिसारी होता है किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देना। उत्तल लेंस क्या करता है? आती किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, इसलिए इसे बोलते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है। और अपसारी क्या होता है? अपसारी होता है आपका जो एक जगह से किरणों को आए उनको फैला दे। किरणें आ रही है उनको क्या कर रहा है? वो फैला रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। यानी इसे बोलेंगे उत्तल लेंस को बोलेंगे कन्वर्स लेंस, इसे बोलेंगे डायवर्स लेंस, ठीक है। ये आपका इनके काम होता है, ये किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देगा, एक किरणों को फैला देगा, ठीक है। अगर मैं आपको इसके चित्र बनाऊं, अगर आपको चित्र आपने बनाया है, अगर मैं इन दोनों के यूज बताऊंगा आपको कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका ये उत्तल लेंस है और ये अपसारी लेंस, ठीक है। अगर आप इस पर प्रकाश करने डालोगे तो ये क्या कर देगा? एक जगह मोड़ देगा, ठीक है, एक बिंदु मोड़ दिया। अगर आप इस पर करने डालोगे तो क्या कर देगा? ये फैला देगा, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये तो एक जगह मिला रहा है और ये अलग अलग कर रहा है, ये फैला रहा है और ये मिला रहा है, ठीक है। तो हमारा जो उत्तल लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, उसे बोलते हैं हम कन्वर्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? डायवर्स लेंस बोलते हैं, ये किरणों को फैलाता है, ठीक है। बात समझ आ गई? क्लियर है? इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं इसकी परिभाषाओं के बारे में, इसकी परिभाषाओं के बारे में, ठीक है। परिभाषा कौन सी थोड़ा सा हम, ठीक है, देखो ध्यान से कुछ मुख्य पॉइंट पा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो काफी टाइम हो जाएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको केवल बता रहा हूँ और मैं आपको साथ ही साथ में बोलता रहूंगा, तो आपको लिखने के साथ साथ में, ठीक है। ओके, नाउ स्टार्ट करेंगे। हम उत्तल लेंस दोनों का लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब दो ब्रश से बना हुआ है, ठीक है। तो एक ब्रश पे ये हो गया, एक ब्रश आपका ये, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु। अगर मैं इसके बीच में लाइन डालूं तो ये नहीं कटेगा, एक पॉइंट हमारा ये वाला, एक पॉइंट हमारा ये वाला। दर्पण की तरह इसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष, यानी क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये भी क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। दैट्स क्लियर। इस पॉइंट को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, क्या बोलते हैं इसे? प्रकाशिक केंद्र, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं इसे? ऑप्टिकल सेंटर। दिखाते किससे हैं? एक्सिस। ये देखिए हमारा प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाश केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है, जो मैं अगला पॉइंट पढ़ना फोकस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? फोकस के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल अलग अलग करके बताऊँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा लेंस है हमारा? उत्तल लेंस। ये लेंस कौन सा है हमारा? उत्तल लेंस, ठीक है। ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। ये क्या है? इसका ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान देगा, मैं इसके लिए बात करूं, केवल आप इस प्रश्न को ढक लीजिए, प्रश्न को। ये जो प्रश्न है ये किसी गोलाकार हिस्से का भाग तो है, ऐसे ऐसी ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा और इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी, बीचों की डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा पहला प्रश्न, तो इधर के बोलेंगे क्या? एफ, और इसे क्या बोलेंगे हम? एफ। ये हमारा क्या होता है? 2f1, ये होता है हमारा 2f2। हालांकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे केवल ऑप्टिकल, सॉरी हम लिखेंगे 2f1 और f2, क्योंकि हम यहाँ पर जो है ना ऑप्टिकल सेंटर को सी से दिखाते हैं, इसलिए हम वापस यहाँ पर ये आपका जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इसे सी से नहीं दिखाएंगे, यानी हम वक्रता केंद्र को सी से नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि दूरी वन से बराबर होती है। बाहर में आपको f बराबर किसको होता है? r/2, या r क्या होता है? 2f के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दूरी और ये दूरी मिलकर बन जाएगी, दूरी बन जाएगी,
यानी ये हमारा क्या बनेगा, वक्रता त्रिज्या बनेगी। ठीक है, तो हमने सामान्य प्रयोग सामान्य प्रयोग क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान देखो ये हमारा उत्तर लेंस है, अवतल लेंस। हमें देखना मुख्य फोकस कौन सा, इसमें मुख्य फोकस हमारा कौन कौन काम कर रहा है। हमारे पास में दो मुख्य फोकस है, F1 और F2। इसमें हमारा मुख्य फोकस है कौन सा। ठीक है, तो मुख्य फोकस हमने इससे पहले परिभाषा पढ़ी थी, जब कोई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात परावर्तन पढ़ी थी, प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु ही उसका मुख्य फोकस कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मुझे ऐसे होने वाला है। तो मान लीजिए इसमें होता क्या है, जब उत्तल लेंस से प्रकाश किरण मुख्य से समांतर आती है, कैसे आती है, समांतर, क्या आती है, समांतर। तो हमने देखा कि ये लेंस के दूसरी तरफ एक बिंदु को सारी जाकर मिल जाती है, एक ही बिंदु जाकर सारी मिल जाती है, और यही बिंदु हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी है, तो मुख्य फोकस दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किसकी होती है, प्लस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किसकी होती है, प्लस की होती है। बात समझ आ गई। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे इसके बारे में, अवतल लेंस के बारे में, इसके बारे में अवतल लेंस के बारे में। यहाँ अवतल लेंस के बारे में बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और यहाँ से अच्छे तरीके से ध्यान से। ये हमारा क्या है, मान लीजिए अवतल लेंस। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष। आप देख रहे हो यहाँ पर ये इस गोले का पार्ट है, और ये इस गोले का पार्ट है, ये और ये पॉइंट और ये हमारे मान लिया F1, इसे मान लिया हमने 12, और ये F4 और ये 12। ठीक है, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। हम जानते हैं कि क्या होता है भाई, अब सिंपल सी बात है, क्योंकि अवतल लेंस करते हैं तो डाइवर्स करता है, वो तो फैलाता है, कन्वर्स नहीं करने का। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, हमारा ये आपका सी है, तो प्रकाश किरण ऐसे गई और ऐसे होंगे, ऐसे गई और ऐसे गई, फैल गई। लेकिन हमें कहना है कि ये किसी पॉइंट से आगे मिल जाएंगे, आगे नहीं, किसी पॉइंट से यहाँ से। ठीक है, तो हमें पता है आगे जाके तो नहीं मिलने के लिए, लेकिन हमें ये दर्पण के इधर, सॉरी लेंस के इधर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यही बिंदु क्या होगा इसका, यही बिंदु हमारा अवतल लेंस का मुख्य फोकस होगा। ठीक है, तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहाँ पर होता है, इधर होता है हमारा लेंस। अवतल लेंस का मुख्य फोकस इधर होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड इधर, क्योंकि इधर की दूरी माइनस की होती है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, माइनस की। ठीक है, बात में आ गई क्लियर से देखो, तो बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर होते जा रहा हो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद में ध्यान से ये पढ़ा जाए तो सारा। इसके बाद में ये अब आपको दो चीज बदलेगी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस राइट हैंड साइड में होता है और अवतल लेंस का मुख्य फोकस लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है, बात में आ गई, क्लियर हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपको बस समझने के लिए है, लिखने से कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि आपको ये न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं, न्यूमेरिकल बहुत काम आएगा तरीके से, या फिर आपको ऑप्शन में पूछ लेता है वो कि किसकी फोकस दूरी प्लस की होती है, किसकी फोकस दूरी माइनस की होती है। ठीक है, इसके बाद देखो ये हमारी सारी चीजें होगी, हमने मुख्य फोकस पढ़ लिया, हमने प्रकाशिक केंद्र पढ़ लिया। ठीक है, और मतलब लेंस के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये सब चीज पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। फोकस दूरी उत्तल लेंस की प्लस होती है, उत्तल लेंस की माइनस होती है, उसका फोकस क्या होता है, सीधा सीधा, इसका काम होता है उल्टा। ठीक है, क्लियर है अंदर, किसी कोई डाउट, आपका कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ध्यान से और बताएं क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं उसी बच्चे को उनको उसका जिसको जो भी डाउट है बिल्कुल कंप्लीट, कहीं पर भी डाउट है। ठीक है, मैथ की भी मैं वीडियो डालने वाला था, वीडियो डालूंगा मैथ की भी। ठीक है, तो जहाँ पे जिसको डाउट है वो क्या करे, सीधा का सीधा व्हाट्सएप पे या सीधा वहीं पे नीचे जब आप सब्सक्राइब करोगे तो नीचे कमेंट बॉक्स आएगा, वहाँ पे कमेंट लिखिए और कमेंट में ये बताइए कि सर मुझे यहाँ पर पॉइंट में क्लिक कर। ठीक है, तो चाहे मैं उससे पर्सनली कोई वीडियो भेजूँ या उसे पर्सनली समझाऊँ तो मैं समझाऊँ, बस शर्त है कि आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव हो तो हमारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहाँ तक मैं पढ़ना है और अच्छे से आपको नोट्स बनाने के मैं चेक करूँगा, जैसे स्कूल खुलेंगे मैं आपके नोट्स चेक करूँगा। ठीक है, और इसके बाद में जो कल नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, कल या परसों नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में अवतल दर्पण द्वारा, सॉरी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, उनकी स्थिति और लेंस का आवर्धन सूत्र और लेंस का सूत्र। बस ये हमारा टॉपिक रह चुका है, एक दिन का टॉपिक हो रही है। इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद में हम सेकंड चैप्टर करेंगे उसके बाद।
ठीक है। तो सभी बच्चे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो फैलाओ अच्छी लगे, जितना आप शेयर कर सको, जो अभी आपके दोस्त हैं क्लास 10 में स्टडी कर रहे हैं, जो अदर स्कूल में, उनको भी आप उनके फोन से सब्सक्राइब करवाइए और उनको ज्वाइन करिए, ठीक है। थैंक यू, क्योंकि हम अपनी मेहनत करें तो आपको समझ में आए तो थैंक यू।